हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की साइंस की बुक के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, तो पादपों में पोषण का मतलब होता है कि पौधे में जो पोषण यानी जो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है और वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिरकार पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो भी चीज़ खाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा या विटामिन होते हैं एवं खनिज, जो क्या होता है भोजन के हमारे घटक होते हैं। यानी भोजन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, हमारी वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए, या फिर जो भी हमारे शरीर में जो भी कुछ भी टूट फूट होती है उसे रिपेयर करने के लिए। तो सेम वही प्रक्रिया पौधों में भी होती है, पौधे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पादप जो है अपना स्वयं जो है खुद भोजन बनाते हैं, परंतु मानव सहित कई अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पादपों व अन्य पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि पादप तो अपना भोजन बनाते हैं, परंतु जो अन्य जीव जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो या तो पादपों पर निर्भर होते हैं, पादप को खाते हैं, या फिर पादप पे निर्भर जो जीव हैं उनको खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप मंडी जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपको पालक भी मिलेगा, आपको भिंडी मिलेगी, अब बैगन भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पादपों के जो है हिस्से होते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम खाते हैं, यानी हम डायरेक्टली हम क्या खा रहे हैं, पौधे ही खा रहे हैं। और साथ साथ हम ऐसे जीवों को भी खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। नीचे देखते हैं पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण कैसे होता है, तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों की सहायता से ही अपना भोजन बना लेते हैं, जो कि क्या है उन्हीं के परिवेश में उपलब्ध रहती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा कि एयर में वो रहती है चारों तरफ, तो पौधे वहाँ से ले लेते हैं एयर से। और जो खनिज वगैरह है वो कहाँ से ले लेते हैं, वो पौधे वो सॉइल वगैरह से ले लेते हैं पौधे। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो पोषक तत्व होते हैं वो आखिर करते क्या हैं, हम उन्हें क्यों खाते हैं। तो पोषक जो पदार्थ है वो सजीव की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जो भी हम पोषक तत्व ले रहे हैं, अपना खाना या भोजन ले रहे हैं, तो वो हमारे किस काम आते हैं, पहली बात तो शरीर संरचना बनाने के काम आते हैं, वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई क्षति हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाता है कोई भाग, उसको रिपेयर करते हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए हमारे ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें जो एनर्जी आती है, काम करने की ऊर्जा होती है, वो सभी प्रदान करते हैं। तो सजीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। यानी वह जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं, जिनमें पौधे आ जाएंगे हमारे। ठीक है, सेकंड है हमारे यहाँ पे आप देखेंगे विषमपोषी वह जीव होते हैं जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर होते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें विषमपोषी कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। यानी प्रकाश संश्लेषण से पादपों में भोजन किस तरीके से बनता है उसकी हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्तियाँ पादपों की क्या है, खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। यानी जो पौधे हैं, पौधों में जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, हमारे पत्तियों में बनता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचने चाहिए। ठीक, तो जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों तक खनिज पहुँचाना एक अलग प्रक्रिया है। तो वो प्रक्रिया कैसे होती है कि उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। यानी जो कच्चा माल है वो हमारा पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, जड़ों द्वारा पहुंचता है। जो जड़ होती है वो हमारी क्या कहती है, जल को ले, या जिसको हम पानी बोलते हैं, और खनिज जो होते हैं उनको जड़ के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। और जो पत्तियों की सतह पर जो रंध्र होते हैं उनकी सहायता से वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है पत्तियों के अंदर, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। ठीक है, इनके जरिए जो है जो पत्तियों के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन निकलती है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पौधे होते हैं, यानी ज़्यादातर पौधे जो हैं हरे रंग के होते हैं, तो वो हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से ही होता है उसमें। तो क्लोरोफिल क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। सूर्य का प्रकाश है उसे संग्रहण करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो इसका जो प्रयोग किस में होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण, उससे जो है खाना बनाने की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। जो भी खाना बनने की प्रक्रिया होती है पौधे में, वो किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य की उपस्थिति में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, ठीक है, पौधे ने लिया, फिर यहाँ पे देखेंगे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया पौधे ने, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से उसने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमारे पौधे में होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। निर्मुक्त का मतलब ऑक्सीजन निकलती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा पौधा और ऑक्सीजन छोड़ता है, और स्टार्च में परिवर्तन हो जाता है इसका। चित्र के द्वारा बताया गया है कि जो पत्ती है, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश को ले रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पे पड़ रहा है, और उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है। आप यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी ली जा रही है पत्तियों की मदद से, और पत्ती क्या है उसी फिर उसको कन्वर्ट कर दे रही है खाना बनने की प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन निर्मुक्त हो रही है और हमारा खाना बन रहा है पौधे के अंदर। अब यहाँ पे दे रखा है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। अब पादपों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अन्य चीज़ें भी बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस किस से बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों से बना होता है। वहीं प्रोटीन, नाइट्रोजनी पदार्थ में हमारे क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ठीक है। तो अब पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो पौधे जो हैं नाइट्रोजन डायरेक्ट कभी नहीं लेते। जैसे हमने ऊपर देखा, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन पौधे डायरेक्ट और नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के ज़रिए लेते हैं। ज़मीन में एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, हमारे वातावरण से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके मिट्टी में मिला देता है, ठीक है, खनिज के रूप में, और फिर पौधे उस मिट्टी के ज़रिए अपने जड़ों की सहायता से उसको लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तन कर मिट्टी में मिला देते हैं या निर्मुक्त कर देते हैं, फिर उसी को जो है पौधे ले लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा, किसान अपने खेत में उर्वरक एवं खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन या तो बैक्टीरिया द्वारा मिला दी जाए मिट्टी में, या किसान जो है अपने उर्वरकों द्वारा, जैसे छिड़काव करते हैं खाद वगैरह या उर्वरक, उसके द्वारा भी पौधों को दी जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब जो पादपों में, अभी तो हमने प्रकाश संश्लेषण की विधि से बात की, पादप जो है प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी जो है जो पादप होते हैं अन्य विधियों पर भी निर्भर करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते तथा वे पोषण किस प्रकार प्राप्त करते, तो हम यहाँ पे वही बात करेंगे। तो जैसे कि मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं, ठीक है। मनुष्य की तरह ही कुछ पौधे भी क्या हैं, वो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं खाने के लिए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे ही आपने अमरबेल देखी होगी, अमरबेल जैसे आपको मैं ड्रॉ दिखा देता हूँ, इस टाइप की होती है अमरबेल। आप स्कूल गए होंगे, आपके आसपास कोई बड़ा पौधा होता है, उसके ऊपर एक पीले कलर की रस्सी नुमा पड़ी रहती है पूरे पौधे पे या पेड़ पे, ठीक है। इसको अमरबेल बोलते हैं,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये उस पौधे का आहार लेता रहता है जिस पर ये लटका होता है, उस पर पड़ा होता है। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं उस पादप को परपोषी कहते हैं। यानी जिस पौधे पर ये रखा हुआ है या लटका हुआ है उस पौधे को हम क्या बोलेंगे, परपोषी। यानी जो इसे खिला रहा है उसे हम परपोषी बोलेंगे। और जबकि इसको क्या बोलेंगे, अमरबेल को, इसको बोलेंगे परजीवी। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, इस टाइप की अमरबेल होती है। तो ये परजीवी होती है एक तरीके से, और जिस पर ये लटकी होती है उस पौधे को हम परपोषी बोलेंगे, क्योंकि ये उसे पोषण दे रहा है। ठीक है। तो ये जो है अपना प्रकाश संश्लेषण खुद नहीं कर सकता, ये दूसरों के भोजन पर ही आश्रित होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके अलावा भी और भी पौधे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं और कीटों को पकड़कर अपना जो है आहार प्राप्त करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रखा होगा। ठीक है। आप जैसे देखेंगे इस टाइप के जो पौधे होते हैं, ये जो है मक्खी या छोटे छोटे बग्स होते हैं उन्हें खाते हैं और उनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं कीटभक्षी पादप। ठीक है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, कीटभक्षी पादप बोलते हैं, जो कीड़ों को खाते हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे बग्स को खा के अपना आहार प्राप्त करते हैं। अब आते हैं मृतजीवी। मृतजीवी क्या होता है, आपने देखा होगा मशरूम मार्केट में आते हैं, जो जिन्हें हम खाते भी हैं, सब्जी बनाते हैं। ठीक है। तो जो आपने जो मशरूम देखे होंगे तो वो क्या होता है, वो एक तरीके के मृतजीवी होते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो सड़ गल रही होती हैं ये उन पर उगते हैं। देखा होगा आपने, आपके जैसे छत पे कोई लकड़ी की चीज़ पड़ी हुई है, काफ़ी सालों तक बारिश होती रहती है, गीली रहती है वो, तो उस पर एक मशरूम टाइप के उग जाते हैं। ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पे उगते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तनों की छाल पर और छाते जैसी जो संरचना बन जाती है। ठीक है। आपने देखी होगी नॉर्मली। तो ये मशरूम जो होते हैं ये मृतजीवी होते हैं। इसी से मिलते जुलते और भी जीव हैं, जैसे कवक और फंजाई हो गए। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे ये विलयन रूपी पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड या आपकी चपाती है वो आप रख देते तो उस पर एक कुछ आकृति नुमा एक हरी हरी या पीले टाइप की उस पर उग जाती है रुई नुमा आकृति। ठीक है। जो कि हमारी क्या होती है, कवक और फंजाई होती है। जैसे हम बोलते हैं सड़ने लगी वो चीज़। ठीक है। तो वो कवक और फंजाई होती है, वो भी एक तरीके की मृतजीवी होती है। ठीक है। तो आपको मृतजीवी का मतलब भी समझ में आओ कि मृतजीवी क्या है। तो इस प्रकार की पोषक प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, सहजीव संबंध। तो अब इसमें देखेंगे कि सहजीव संबंध क्या होते हैं। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं अपना पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन्हें सहजीव संबंध कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो रहते तो आसपास हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहते हैं अपने पोषण का होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं हम, जैसे कवक है। कवक जो है वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष जो कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। ऐसे लाइकेन है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान तथा जल एवं पोषण उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है। तो ये सहसंबंध वाले क्या होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिनमें हमारे जिसको हम सहसंबंधी सहजीवी कहते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यानी अब जो मिट्टी है, मिट्टी में हम पुनः पोषण कैसे डालें जिससे कि पौधे अच्छे प्राप्त हों। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपने किसानों को देखा होगा, किसान क्या करते हैं, जब भी कोई नई फसल होती है तो उससे पहले वो क्या करते हैं, उर्वरक या खाद डालते हैं। वो क्यों डालते हैं,
क्योंकि क्या होता है कि जब हमने उसमें फसल उगाई तो जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो पौधे खींच लेते हैं, जिससे कि वो अपना विकास कर लेते हैं और वो बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम फसल को काट लिया, हम जैसे ही हमने फसल को काट लिया तो पोषक तत्व तो पौधे में ट्रांसफ़र हो गए और जो ज़मीन के पोषक तत्व थे उनमें कमी आ जाती है। तो इसलिए किसान क्या करते हैं, जब भी कोई नई फसल होती है उसमें वो दोबारा पोषक तत्व दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उर्वरक डाल के या खाद डाल के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि आपने किसानों को देखा होगा कि वो बगीचे या खेतों में खाद वगैरह या उर्वरक डालते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी में वही जो चीज़ें पौधे एब्जॉर्व कर लेते हैं वही चीज़ दोबारा मिट्टी में मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं जो कि मृदा में मिलाए जाते हैं। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसलिए समय पर हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी में हमें खाद या उर्वरक को मिलाते रहना चाहिए, क्योंकि पौधे तो निरंतर बढ़ते रहेंगे उन चीज़ों का उपयोग करते करते, इसलिए कमी ना हो मिट्टी में उन चीज़ों की, तो इसलिए हम उनको बार बार मिलाते रहते हैं। तो इस यहाँ पे देखो जो हमने पहले बात की थी कि वो जो नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी में कैसे मिलती है, तो इस जीवाणु की वजह से मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखा कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेके उसको कहाँ पे मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कि यहाँ देखा नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन जो ये जीवाणु होता है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। तो इसकी जो मदद करती है वो कौन कौन सी फसल करती है, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य जो फलीदार फसल होती हैं वो इस जीवाणु की मदद करती है रहने के लिए। ठीक है, जो राइजोबियम अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते, ये चना, मटर एवं मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, रहते ये कहाँ पे, उनकी जड़ों में रहेंगे जो फलीदार जो फसल होती है और उनसे पोषण लेते हैं और साथ ही साथ ये नाइट्रोजन को मिलाते रहते हैं मिट्टी में। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं चैप्टर से रिगार्डिंग है और भी ठीक है टॉपिक से रिलेटेड तो आप तक पहुँचती रहे।